बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। और आज बात करेंगे टॉपिक के बारे में, ये है टीचिंग ऑफ इंग्लिश और ये कोर्स कोड है आपका 6508 एंड मोहम्मद तैयब याकूब इज़ हियर। बाकी सारा ये मैं आपको आगे अपनी सारी डिटेल भी बता देता हूँ। अगर आप कांटेक्ट करेंगे, लाइक इस वीडियो को आपने देखना है डिटेल से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और उसके बाद ये मेरे यहाँ पे इन के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज दिया गया है, ईमेल इज़ देयर, व्हाट्सएप नंबर इज़ आल्सो गिवन, लिंक्डइन प्रोफाइल है, स्काइप का एड्रेस है और यूट्यूब चैनल दैट इज़ आल्सो गिवन हियर। ठीक है, आप चूँकि यहाँ पे तो आप क्लिक नहीं कर सकते, तो ये सारे लिंक्स में आपको जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसमें ये सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ईजिली उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यूनिट नंबर 1. So what are the content? What's the content? The first of all, we have to describe about definition of language, perception of language, problem of teaching English in Pakistan, psychological problems कौन कौन सी हैं, study material और text books इनका क्या रोल है, then teaching material को aims and objective के साथ कैसे हम relate कर सकते हैं, यानी जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या उससे रिलेटेड आप टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह लर्निंग प्रोसेस और लर्नर के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या उनका ताल्लुक है, एंड बाइलिंगुअलिज्म, इस पर भी बात होगी। देन टीचिंग लैंग्वेज, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिज्यूम्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे माइंड में होते हैं। फिर जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और लास्ट में हम इस पर भी बात करेंगे कि रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी एक लर्निंग जो आपकी होगी तो उसमें रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट उनका रोल कैसा है। देन इंट्रोडक्शन इज़ हियर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एज यू नो इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कि जो सब उसको समझ सकें। ठीक है, दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएं तो आपको इंग्लिश से वास्ता पड़ेगा एंड उसमें आपको ये मीन्स के इंग्लिश बोलने वाला आदमी आपको ज़रूरत पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन ईजीली कम्युनिकेट विद अदर पर्सन नो मैटर इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके इंग्लिश के बगैर नहीं हो सकते। देन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का जायज़ा लें तो उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस को कोई जुटला नहीं सकता। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। कौन कौन सी हैं, बाइलिंगुअलिज्म है, इनएडुकेट स्टडी मटेरियल है, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। सिंपल अगर हम कहें ना तो ये क्या, सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिम्बल्स। बेसिकली दीज आर द सिम्बल्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, स्पीच साउंड्स जिनसे आप वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स आपके सेंटेंसेस बनते हैं जिनके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक हो गया। अगेन सम अदर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की डेफिनेशंस हैं, दीज आर वी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एन आइडिया, अ थॉट, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंग्वेज। फिर आइडियाज़ खाली लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं होते, बल्कि आप म्यूज़िक, पेंटिंग के थ्रू भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब अगर हम इस लैंग्वेज सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स हैं, यानी उन सिंबल्स की कोई लॉजिक नहीं है। ए की तरह क्यों लिखा जाता है, बी की तरह क्यों लिखा जाता है। ठीक है, हम जग को जग क्यों कहते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बेसिक एम क्या है कि अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन होती है एक सोशल ग्रुप के अंदर, उसमें ये चीज़ ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, दैट इज़ द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, आपने बात की, कोई मीडियम इस्तेमाल किया, बात अगले बंदे तक पहुंची, उसने बात समझ ली, उसने आगे से रिस्पॉन्स कर दिया, दिस इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, खाली आप बोल रहे हैं, अगले को समझ नहीं आ रही, इट मीन्स इट्स नॉट द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसी तरह जो लैंग्वेज है ये हमारी पास्ट हिस्ट्री का प्रोडक्ट है। ओके, फ्यूचर डेवलपमेंट आपकी लैंग्वेज से अटैच है। इसी तरह ये आपकी आइडेंटिटी का इजहार है,
अपनी इमेजिनेशन उसको आप शो कर सकते हैं, और इमोशनली जब आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहें तो वो भी जो सोर्स आप इस्तेमाल करेंगे वो आप लैंग्वेज ही होगी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंट थियरीज आर देयर। तो पहली बात ये कुछ तो ये कहते हैं कि जो केव मैन थे उन्होंने जो सारे के सारे सिंबल्स वो यूज़ करते थे, तो उनके लिए उनके जो साइंस थे आहिस्ता आहिस्ता उसने लैंग्वेज की सूरत ली। एक और जो उसमें कंसेप्ट आता है वो ये है कि ये डिवाइन ओरिजिन है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से सिखाया गया है। और उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनका जो किस्सा आता है, तो जब फरिश्तों को कहा गया कि आप आदम को सजदा करें तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, यानी वो थोड़ा सा डाउटफुल हुए, या उन्होंने अल्लाह से कहा कि कैसे, वजह क्या, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इल्म की वजह से। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम बता दिए। तो सो दिस इज़ द थिंग कि अल्लाह ताला ने खुद इंसान को लैंग्वेज सिखा के भेजा है। देन अनदर थियरी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये एनिमल्स एंड बर्ड्स की जो क्राइज हैं उनकी लैंग्वेजेस हैं, तो उसकी इमिटेशन है। ठीक है। देन जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ टर्म्स याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड देखें, ठीक है। लैंग्वेज जब भी बोली जाएगी तो कुछ ना कुछ आवाज़ निकलेगी। उसमें दो ब्रांचेज आपने याद रखनी है, वन इज़ फोनेटिक्स एंड सेकेंड इज़ फोनोलॉजी। फोनेटिक्स मीन्स हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आवाज़ें प्रोड्यूस कैसे होती हैं। और फोनोलॉजी क्या है, ये इसकी साइंटिफिक स्टडी है, ये स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है, यानी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन वर्ड्स आ जाते हैं, तो पहली अब बात आ जाती है मॉर्फोलॉजी, यानी जो वर्ड की स्टडी आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और आ जाता है सेंटेक्स, सेंटेक्स आप स्टडी ऑफ सेंटेंस। और जब लाजिम बात है, जब कोई भी लफ्ज़ हम जुबान से निकालते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो इस ब्रांच को अगर हम करेंगे तो टेक्निकली लिंग्विस्टिक की टर्म में जो कहा जाएगा वो इसको सेमेंटिक्स कहा जाएगा, ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग। नाउ दिस फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इनको ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये आपका जो ऑब्वियस लैंग्वेज है वो आपकी स्पोकन फॉर्म इसकी होती है, ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ लैंग्वेज इज स्पीच और स्पोकन फॉर्म। और द स्टडी ऑफ स्पीच ये सारी आपकी फोनेटिक्स कहलाती है। अब नाउ ऑल द लैंग्वेजेस दे हैव डिफरेंट साउंड पैटर्न्स, ठीक है, शॉर्ट साउंड्स हैं, लॉन्ग साउंड्स हैं, और किस तरीके से वो बोलते हैं। चाइनीज़ हैं, उनका बोलने का स्टाइल अलग है। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो पंजाबी वो किसी अलग स्टाइल से बोली जाती है। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो वो लैंग्वेज ज़्यादातर चाइना से मिलती जुलती है, यानी वो जो उनका बोलने का स्टाइल है। तो एवरी लैंग्वेज इट हैज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट साउंड पैटर्न्स, ठीक है, और ये हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो आ जाती है ग्रामर। अब ग्रामर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज और ऑफ लैंग्वेजेस इन जनरल यूजुअली कंसिडर्ड, और किस चीज़ पे होता है, नंबर एक सेंटेक्स। जैसे पहले बात की सेंटेक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये होती है कि जो लफ्ज़ों की स्टडी आप करते हैं, ठीक है। मॉर्फीम्स ये मिनिमल यूनिट्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी जिनका एक मीनिंग होता है और उनको मज़ीद आप सब डिवाइड मज़ीद नहीं कर सकते, ठीक है। एक मीनिंग उनका होता है और मज़ीद आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, सेंटेक्स के एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, जूलिया हिट द बॉल, ठीक है। तो अब या सिंपल हम कहते हैं असद हिट द बॉल। अब असद क्या है, सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, द बॉल ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका जो पैटर्न्स है वो उसको पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हिट जिलियन द बॉल ये स्ट्रक्चर गलत है और हमें समटाइम्स हमें उसकी समझ भी नहीं आएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंटेक्स। अब मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल दे लें, तो मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल में आप लफ्ज़ जैसे बैड है, आपने लिखा बैडली, ठीक है, ये फ्री मॉर्फीम इसको कहते हैं। जो बैड है ये आपका फ्री मॉर्फीम है और आपने LY लगा दिया है, ठीक है। तो LY क्या है कि ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकते, सिंपली यू से LY तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपने इसको बैड के साथ लगाया तो वो बैडली उसका एक मतलब बन गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिमेंटिक्स। तो बताया जैसे आपको कि सिमेंटिक्स मीन्स लैंग्वेज इज मीनिंगफुल, ठीक है। जो भी आप लफ्ज़ निकालेंगे उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। और ये आपके रिलेशनशिप की स्टडी हम करते हैं नंबर 1 वर्ड्स की, और उन वर्ड से मीनिंग हम कैसे अखज़ करते हैं, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ सिमेंटिक्स क्या है, कि एक लफ्ज़ आपने बोला उसका मतलब क्या है। अब उस लफ्ज़ और उसके जो मतलब है उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसकी स्टडी को हम
सेमेंटिक्स कहते हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज़ द परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को हम परसीव कैसे करते हैं। ठीक है, अब ऐसा एक बंदा जो फिजियोलॉजिकली और मेंटली नॉर्मल है, ठीक है, वो स्पोकन और रिटन फॉर्म लैंग्वेज की अपनी चाइल्डहुड में ही हासिल कर लेगा। यानी जो उसकी L1 है, मदर लैंग्वेज है, बोली कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है, फिजियोलॉजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, तो वो सीख जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे होते हैं तो बोलते हुए अगर हम देखें तो हमारे जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो हमारे थ्रॉट में हैं और माउथ में। यानी आपका गला, वोकल कॉर्ड्स ये यूज हो रही हैं, आपकी टंग, जुबान जो है ये यूज हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाज जो आपके निकलते हैं, मखारिज जिनको कहा जाता है, वो आपके इस मुंह के मुख्तलिफ एरियाज से पर जुबान आपकी जाके टच होती है, एंड देन दीज वर्ड्स आर अटर्ड। ओके, और परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज में एक और बात हमने याद रखनी है कि कोई भी दुनिया के दो इंसान एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बोलते। ठीक है, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बोलते। देखें, अगर 10 लोग हैं तो आप वो इकट्ठे बोल रहे हो ना, तो हम 10 के 10 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके बोलने के अंदाज से। यानी मे बी दे आर स्पीकिंग उर्दू, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग द सेम वर्ड्स, लेकिन उनका स्टाइल एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रोग्राम को याद रखना है। देन नेक्स्ट, आमतौर पे जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, L1 भी इसको कहा जाता है या सिंगल लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज जो होगी ये मुख्तलिफ डिग्रीज पे सीखी जाती है। ठीक है, आपका कितना ज़्यादा फोकस है आपकी इस माहौल में, उसी के लिहाज से लर्निंग आपकी अच्छी या बुरी होगी। ओके, नाउ देयर आर सम पेरेंट्स जो घर में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे वही एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख जाएंगे। बस इट इज़ द इननेट नेचर ऑफ चिल्ड्रन कि अगर ज़्यादा ज़ुबानें घर में बोली जाएंगी तो वो बच्चे उसको सीख जाएंगे, दोनों ज़ुबानों को। लेकिन समटाइम्स वो कंफ्यूज भी करते हैं, ठीक है, मिक्स भी करते हैं, जिसको कोड स्विचिंग वगैरह करते हैं। और अगली बात परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज के लिहाज से आपने ये याद रखना है कि लैंग्वेज जो है ये सिर्फ इंसानों से रिलेटेड है। यानी जो हम करते हैं ना लैंग्वेज, अगरचे जानवर भी हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, इंसेक्ट्स कम्युनिकेट्स करते हैं, बीज डांस उसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करते हैं, चूंटियाँ आपकी कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें जिसमें आर्बिट्रेरीनेस और ये जो फीचर्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, यानी स्पेसिफिक है ह्यूमन बींग्स के लिए। अब एनिमल कम्युनिकेशन क्या है? पहली बात तो ये वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑफ बी डांस है, अगर उनको फूलों का छत्ता नज़र आता है, कोई ख़तरा नज़र आता है, वो स्पेसिफिक डांसिंग मूवमेंट्स आर देयर कि जिनसे बाकी मक्खियों को अंदाज़ा हो जाता है कि दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन। अब ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी उसमें क्या क्या चीज़ है? जेस्चर्स आपके शामिल हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस शामिल हैं, बॉडी पॉस्चर्स हैं, कलरेशन है एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा जो यहाँ पे दी गई है। चिंपैंजीज आमतौर पे जो थ्रेट होता है ना उसका, वो या तो हाथ खड़े करते हैं या ग्राउंड को स्लैप करते हैं, और या फिर यह है कि एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। इट मीन्स के खतरे का मौका है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप में से किसी ने खरगोश रखे हों घरों में, या अगर आप किसी देहात में रह रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ही एक एग्जांपल है कि खरगोशों को जब कोई खतरा महसूस होता है तो वो भी जोर से पीछे वाले पाँव ठप करके नीचे ज़मीन पे मारते हैं। ठीक है, उससे बाकी भी अलर्ट हो जाते हैं और एकदम वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि उनके जेस्चर्स हैं। अब खरगोश में सिर्फ पुकार के नहीं कह सकता जी खतरा है, शिकारी आ रहा है, चलो भागो। लेकिन क्या है कि उन्होंने एक सिंबल रखा हुआ है जो इस बात की अलामत है कि ये खतरा है और अब हमने भागना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो टीचिंग इंग्लिश की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मीन्स कि यू आर आल्सो द टीचर्स, या टीचर्स आप लोग बनने जा रहे हैं और खुद भी आप इस टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं, या पाकिस्तान में क्या वजह है कि बच्चा मास्टर्स इन इंग्लिश करके भी फिर पूछता है कि जी मुझे एक लेटर या एक एप्लीकेशन मुझे लिखनी नहीं आती। ठीक है, या व्हाट्स द रीज़न कि ही इज़ अपीयरिंग इन सम इंटरव्यू, और वहाँ पे वो जाके इंटरव्यू में इंग्लिश में जब उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तो उसके सब्जेक्ट का है जिसको उसने रटा लगाया वो तो फर उसका जवाब देगा, इंग्लिश में भी देगा। लेकिन एक आम सी बात पूछ ली जाती है इंग्लिश में, कह दिया जाता है ओके डिस्क्राइब दिस रूम इन विच यू आर सिटिंग, तो वो वहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर सकता। तो व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, तो
पहली बात तो उसमें आप ये याद रखें कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्दो वी आर कोटिंग दिस एग्जांपल जी कि फ़लाँ मुल्क ने अपनी मदर लैंग्वेज में तरक्की की है, ये किया है, वो किया है, येस दैट इज़ द फैक्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों की अगर आप कम्युनिकेशन देखें इंग्लिश में, तो उनकी इंग्लिश भी किसी से काम नहीं है। चाइना की एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, चाइनीज़ का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में है, चाइनीज़ में है। बट अगर आप नेट पे आज गूगल पे सर्च करें तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स वो आपकी चाइनीज़ ने ही इस्टेब्लिश की हुई हैं, जिनसे वो इंग्लिश सिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश लर्निंग के हवाले से चाइना में बहुत बड़ा स्कोप है, यानी वहाँ पे वो सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो फॉर देट रीज़न इसको एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन समझें। हमारा उसमें एक आगे इस पर मज़ीद डिटेल में बात होगी कि हमारा परसेप्शन ये होता है कि हम में से लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ठीक है, आइदर वो ये कहते हैं जी इंग्लिश ही पढ़नी है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, या दूसरी तरफ क्या होता है कि नहीं इंग्लिश तो पढ़नी ही नहीं है, ये काफिरों की ज़ुबान है, ये इस्लाम दुश्मनों की ज़ुबान है। तो ये हमारे परसेप्शंस हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। बट लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करें और ये किसी की मिरास नहीं होती, बस ये पहचान होती है। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इसमें एक अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तबलीग के लिए ख़त लिखवाते थे तो ऐसे ही लैंग्वेजेस जो अबरानी या सुरयानी और उस ज़माने की जो लैंग्वेजेस थी तो वो अमूमन यहूद से लिखवाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में आपने मुसलमानों को हुक्म दिया, चंद एक मुसलमानों को, कि आप ये ज़ुबान सीखें, और उन्होंने यहूदियों से वो ज़ुबान सीखी और देन वो ख़तो किताबत का काम मुसलमान खुद अंजाम देने लगे। तो इस वजह से लैंग्वेज सीखना इसमें कोई हर्ज नहीं है। लाजिम बात है कि जब आप इससे कम्युनिकेट करेंगे तो उसकी ज़ुबान में करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे टीचर्स को पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी टीचर से पूछें मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी करिकुलम हमने पढ़ा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस मकसद के लिए ये बुक का मकसद क्या है, तो हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि ये सिलेबस कवर करवाना है, उसके बाद बच्चों के पेपर्स होंगे और पेपर में बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए। सो ये सारे का सारा कंसर्न, ये सारे का सारा हमारा खुलासा होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल उसका क्या यूजेज है, सोसाइटी में उसका क्या यूजेज है, क्या उसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, तो उस पर हमारा फोकस नहीं होता। अगली बात यह है कि हमारा जो लर्नर है, हमने एक वक्त में कई ज़ुबानें हम बोल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। L1 आपकी जो मदर टंग है, पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, शीना है, और कोई भी ज़ुबान है वो आपकी L1 है। फिर आप उर्दू आ जाती है, फिर हम अरेबिक भी सीखते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम इंग्लिश भी सीखते हैं। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस सीखना यानी समटाइम्स ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश बेहतर तौर पे नहीं सीखी जा सकती। फिर साइकी ऑफ द लर्नर, जिसको आप सिखा रहे हैं उसकी साइकी क्या है, क्या उसके घर का माहौल ऐसा है कि वो इंग्लिश का लफ्ज़ बोले कोई घर में तो कोई उसको सपोर्ट करने वाला हो। ठीक है, इसी तरह स्टिमुलस एंड रिस्पांस, साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब स्टिमुलस होगा तो उसी के मुताबिक रिस्पांस होगा तो उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। तो अब आम तौर पे जो इंग्लिश है वो यानी एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाती है, ज़्यादा हमारा फोकस यही होता है, बच्चों का भी यही फोकस होता है कि इंग्लिश का पेपर पास करना है। ठीक है, तो इसी के लिहाज से मेंटल, इन्वायरमेंटल, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उसकी वजह से भी हमारा एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश को हम सही तरह ना सीख पा रहे हैं, ना पढ़ा सक रहे हैं। ठीक है, और फिर अगली बात यह है कि इंग्लिश को हमने एज अ खौफ, ठीक है, एज ड्राउनी चीज़ हमने समझा हुआ है। यानी क्या होता है ना कि आर्ट्स में जब इससे आप बात करना, अगर बच्चे ने आर्ट्स रखी हो, ठीक है बाकी तो सारे मजमून हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि बस इंग्लिश में मेहनत करो, इंग्लिश में फेल हो जाता है बहुत ज़्यादा बंदा। ठीक है, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से खासतौर पे इफ़ यू आर डूइंग दिस मास्टर्स इन इंग्लिश या ग्रेजुएशन वाले जो होते हैं तो सब BA वाले, तो सबसे ज़्यादा जो सप्ली आती है वो इंग्लिश में आती है। ठीक है, और उसमें ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी जुल्म करती है, हमारे बच्चों की मिस्टेक्स ही ऐसी होती हैं, यानी बच्चा ग्रेजुएशन में पहुंच चुका है, उसको कैपिटलाइजेशन का पता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ये मैंने कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखना है, स्मॉल कहाँ पे लिखना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कोलन का क्या यूज़ है। ठीक है, और जो जब मैं कैपिटल में किसी बंदे का नाम लिख रहा हूँ मुझे कैपिटल में ये स्टार्ट करना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये इनको पता नहीं होती। दैट्स द रीज़न पेपर फेल हो जाते हैं
और इंग्लिश एक वो खौफनाक किस्म का बला या एक डरावनी चीज़ बन के हमारे बच्चों के सर पर सवार हो जाती है। ठीक है, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम का भी फ्लॉ है। लाजमी बात है कि चूंकि इस चीज़ पे नहीं किया जा सकता, पर दीज आर सम ऑफ द रीजंस। ठीक है जी, तो अभी आप ये चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, और शेयर भी कर दें अपने दीगर कोलीग्स को, चूँकि ये अच्छा वेबसाइट, इस पर मेहनत हुई है ये बनाते हुए। पूरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई गई है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग की गई है, फिर अपलोड हुई है। तो इसका ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, अगले चलते हैं। क्या है कि एक और जो पहले मैंने बात बताई वो ये है कि इंग्लिश इस्लाम दुश्मनों की ज़ुबान है। ठीक है जी, इंग्लिश किसकी ज़ुबान है? इस्लाम दुश्मनों की। तो ये बात ठीक भी है। लाजिम बात है कि अंग्रेज़ यहाँ पे आया, मुसलमानों की हुकूमत थी, वो हाकम से महकूम बने, और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जिस शख्स ने आपके साथ जुल्म किया हो तो वो उसकी हर चीज़ से आपको नफरत होती है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अभी इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फॉर दैट रीज़न हमने सीखनी है। फिर हमारे बच्चों का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट वो बहुत पुअर है। ठीक है, घर में यानी कोई उनको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश बोल सकें। इसी तरह कम्युनिटी में इंग्लिश लैंग्वेज की कोई सहूलत नहीं है। पेरेंट्स समटाइम्स अलाउ नहीं करते कि वो इंग्लिश में बच्चा बात करे। आपने बच्चे को 2-3 सेंटेंसेस सिखाए, कहा जी कि बेटा ये घर जाके आप यूज़ करना अपनी अम्मी और अब्बू के सामने। बच्चे ने इंग्लिश बोली और उसके फादर या उसकी मदर ने डांट दिया कि ये क्या अंग्रेज़ों की ज़ुबान बोल रहे हो, सीधी अपनी ज़ुबान बोलो। तो क्या हो जाएगा, वो डिस्करेज हो गया बच्चा, और उसको एक डिफरेंस आ गया जो आपने कहा था और जो उसने रिएक्शन देखा है। ठीक है, फिर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वो भी एक रोल प्ले करता है इसमें। देन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी गुर्बत सब बुराइयों की जड़ है। ठीक है, अल्लाह ताला से पनाह मांगा करें कि अल्लाह ताला गुर्बत से बचाए, सब बुराइयों की जड़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया, मफ़हूम उसका ये है कि अनकरीब गुर्बत तुम्हें कुफ्र के करीब कर देगी। ठीक है, और ये अक्सर औक़ात ये मैं कोट करता होता हूँ अपने लेक्चर्स में भी, कि आजकल देख लें कि मुसलमानों की अक्सरियत काफ़ी जहाँ पे यानी लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं आपका ये मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस मिशनरीज़ जो काम करते हैं वो आमतौर पे यही होता है कि गुर्बत की वजह से उन लोगों को मीन्स के उनको राशन दे दिया, फैसिलिटीज़ दे दी, और आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी की तबलीग या बाकी जो लोग हैं बाकी रिलीजन वाले वो उन पर मेहनत करते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करें गुर्बत से। तो गुर्बत जब होगी तो फिर लैंग्वेज आप जो मर्जी कर लें, स्कूल में जो जैसा मर्जी आप उनको माहौल दे दें, वो उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर, फिर सोसाइटी के साथ लिंक नहीं है पहले वाली बात, और इंटरेक्शन विथ फैमिली पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, यानी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। देन कुछ बच्चों के बाय बर्थ इश्यूज होते हैं लर्निंग के, यानी उनको ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, वो बार बार उसको करना चाहते हैं। फिर इसी तरह फिजिकली वो डिसेबल होते हैं। जब फिजिकली डिसेबल हो गए तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा सही एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहा, अब वो गलत प्रोनाउंस करता है तो जो फॉलो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और आम तौर पे ये मैंने वर्ड लिखा है इग्नोरेंट। ठीक है, जाहिल। जाहिल हमारे मसला हम एज अ टीचर्स भी जाहिल हैं और हम एज अ पेरेंट्स भी जाहिल हैं। यानी एक बच्चा गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो हम समटाइम्स एज अ पेरेंट्स एज अ टीचर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, और उसको एज अ ड्रामा पेश करते हैं बाकी बच्चा, हाँ सुनो इसको, ये देखो लफ्ज़ कैसे बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, फिर हा 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 हा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इससे आपकी ईगो तबाह हो जाती है बच्चे की, यानी जो कुछ उसने सीखना था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर ऐसा बच्चा आपके पास कोई आ जाता है, आपके घर में है या आपके स्कूल में, यू आर टीचिंग समवेयर, तो आपने उनको इनकरेज करना है और बाकी बच्चों को भी थोड़ा समझाएं एक तरीके से कि ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाना ये कोई इंसानियत नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ लर्नर्स जिनको हम स्लो लर्नर्स कहते हैं कि उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए, सीखने के लिए। फॉर दैट रीज़न चूँकि हमारे जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो ऐसा होता है कि आपके पास टोटल 35 मिनट या 40 मिनट का पीरियड होता है और उसमें आपने सारे का सारा सिलेबस भी कवर करना होता है। तो उस वक्त आप प्रॉपरली उन बच्चों पे फोकस नहीं कर सकते जिनको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस वजह से वो बच्चे इंग्लिश सीखने से या कोई भी सब्जेक्ट सीखने में वो पीछे रह जाते हैं। फिर पॉवर्टी,
इंटेलिजेंस लाजमी बात है कितना ही जहीन क्यों ना हो, जब पेट में रोटी नहीं होती तो सब जहानत ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर इसी तरह एक ये खाली ये यानी नहीं है पॉवर्टी की रीज़न नहीं है, समटाइम्स ये होता है जो ऐसे पेरेंट्स जो वेल ऑफ हैं उनके बच्चे क्लास में सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं और दे आर अनएबल टू लर्न। ठीक है, यूजुअली फॉर एग्जांपल वो क्लास में जो आते हैं उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट्स करनी, इंजॉयमेंट करनी, दूसरों को तंग करना, एंड ये उनका पूरे का पूरा मकसद होता है और पढ़ाई पे फोकस नहीं होता। फॉर दैट रीज़न वो भी प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इसके एक रीज़न है। फिर आगे जो टीचिंग में आगे हम क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्या है कि सेल्फ एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कभी भी यानी बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे कि जो बच्चों को समटाइम्स तो हम करवाते रहते हैं ट्रेनिंग्स, समटाइम्स दिस इज अ बुक इट्स कलर इज रेड। अब बच्चे ने लिखते हैं दिस इज अ बुक इट्स कलर इज ब्लू, तो चलें जी उस पर भी क्रॉस कर दिया। जब मैंने रेड लिखा है तो तुमने ब्लू क्यों लिखा है? ठीक है, तो इस वजह से सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। फिर टीचर्स हमारे शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है? पहली बात तो यह है कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई आमतौर पे। ठीक है, अब ये पढ़ाना खाली ही नहीं होता कि आपने किताबें पढ़ा दी हैं, आपने पूरी बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होता है। ठीक है, और स्पेशली जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब तक नहीं होती आप किसी से भी अच्छा बिहेवियर या अच्छा सलूक नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर दैट रीज़न ये लाइफ स्किल्स इनको कहा जाता है, लाइफ स्किल्स। इंशाल्लाह उसके बारे में भी ये वीडियोस अपलोड होंगी इसी चैनल पे। तो लाइफ स्किल्स वो आपने सीखनी है। अब टीचर्स में अगर लाइफ स्किल्स होंगी, वो समझेंगे, बच्चों के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह टीचर्स हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, हेटफुल लुक्स उनकी होती हैं। इसी तरह उनको साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स उसके बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए उनका बिहेवियर भी अच्छा बच्चों से नहीं होता। और ये भी एक रीज़न है कि इंग्लिश को हम बेहतर तौर पे नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट बुक्स के बारे में। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक्स कौन सी है? पहली बात तो ये है कि टीचर्स अपना मटेरियल नहीं चूज कर सकते। ठीक है, जैसे आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग दीज ऑनलाइन कोर्सेज इसी चैनल ऑफ अपने फेसबुक पेज के थ्रू। तो मेरे पास जो भी ऑनलाइन कोर्स करने आता है तो सबसे पहले मैं ये उनसे पूछता हूँ कि आपकी डिमांड क्या है। ओके, सपोज ही इज आस्किंग कि जी बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी डिमांड ये है कि मैं नंबर 1 अपने पेशेंट से इंग्लिश में बात करूँ। मैंने एक्चुअली फलां कंट्री में जाना है, तो मैं पेशेंट से अच्छे तरीके से बात कर सकूँ, उनकी बात को समझ सकूँ और अपने से सीनियर डॉक्टर से भी मैं अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकूँ। तो ये मेरा कोर्स का मकसद है। अब उसके लिए जो कोर्स डिवाइस किया जाएगा वो उन्हीं की ज़रूरत के मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब एक पर्सन की नीड्स पूरी हो रही हैं, वो इंटरेस्ट भी लेगा और वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, बजाय इसके कि उसको वो चीज़ पढ़ाई जाए जिसका उसे लेना देना ही कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमारा स्टडी मटेरियल यानी तमाम बच्चों ने नो मैटर उनकी क्या डिमांड है, कैसे वो करेंगे, मेंटल उनका एप्टीट्यूड क्या है, मेंटल लेवल कैसा है, उनकी नीड्स कैसी हैं, हमने सबको एक ही किताब पढ़ानी होती है। तो ये भी एक रीज़न है जो कि स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। इसी तरह हर स्कूल का हमारा अपना सिलेबस है। टेक्स्ट बोर्ड्स वो अथॉरिटी हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समटाइम्स हमारा सिलेबस आउटडेटेड है। ठीक है, यानी नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं टीचिंग में उन पे उनको कवर नहीं किया जाता। और जो हमारा टीचर्स का हमारा फोकस होता है वो भी जस्ट कवरिंग द सिलेबस है। यानी अगर हम देखना चाहते हैं ना टीचर कामयाब टीचर है, तो हम क्या देखेंगे, अच्छा हाँ उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन वक्त पे सिलेबस अपना कवर करवा दिया है। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड अपने 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, 4 उसूल आपने याद रखने हैं कि कोर्स बुक्स अगर आप देखना चाहते हैं कि वो वाकई ठीक हैं या कैसी हैं, तो 4 उसूल आपने याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 1, जो आपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे, क्या टीचिंग मटेरियल उनसे रिलेट कर रहा है, उनके मुताबिक है। इसी तरह जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं वो मकसद को पूरा कर रही है, स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स वो पूरी हो रही हैं। इसी तरह लैंग्वेज, लर्निंग प्रोसेस और लर्नर, क्या उनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये अगर इन मेयार पे ऊपर पूरा उतर रही हैं टेक्स्ट बुक्स, तो इट मीन्स कि आपकी टेक्स्ट बुक्स ठीक हैं। और अगर नहीं उतर रही तो इट मीन्स उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसके बारे में कुछ बेहतर डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है,
अब मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? तो मीनिंगफुल यूज पहली बात तो यह है कि इफेक्टिवली और मीनिंगफुली लर्नर ने कोई भी स्ट्रक्चर सीखा, लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज का कोई एस्पेक्ट सीखा, वो उसको इफेक्टिवली मुआशरे में इस्तेमाल कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो ये पहला मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है। इसी तरह आप टेक्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट पढ़ाते हैं, तो वो रियल लाइफ में उनको रिलेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। इस तरह यहाँ पे वर्ड अनपैक यूज हुआ है, यानी इफ देयर आर सम कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, तो उनको खोल के वाजे करके टीचर एक्टिविटीज के थ्रू ऐसा टीचर ने किया है या नहीं किया, तो ये मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज आ जाता है। और आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स जहन में रखनी है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि जो आप सिलेक्ट करेंगे वो उनके कैलिबर के मुताबिक हो, उनके लेवल के मुताबिक हो, प्रीवियस लर्निंग उससे रिलेट करे। अब ये नहीं है कि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आप दें, पहले उसको बिल्डअप करें, जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह एकेडमिक एंड इमोशनल नीड्स भी पूरी हों। ठीक है। और नॉलेज को वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट भी कर सकें, यानी उनको पता हो कि ये मैंने चीज़ पढ़ाई है, मुझे पढ़ाई गई है, ये मैंने पढ़ा है, तो रियल लाइफ में इसका ये वाला फ़ायदा है। ठीक हो गया। देन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस लर्नर के साथ कैसे है? तो इन तीनों के दरमियान लाजिम बात है कि जब तक ये रिलेशन नहीं होगा, किसके दरमियान? लैंग्वेज, लर्निंग प्रोसेस, लर्नर, इन तीनों के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा तो ये कभी भी आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। इस तरह लैंग्वेज ये है, ये डायनामिक और कम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है। इसको समझना पड़ता है, ये कोई खाली ही नहीं है कि बस इसी तरह ही उसको लेके जा रहे हैं, साइंटिफिकली उसको आप देखेंगे। फिर सोशो लिंग्विस्टिक्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर पीपल, एक जैसा मटेरियल लोग मुख्तलिफ तरह से सीखते हैं, यानी एक चीज़ आप सिखा रहे हैं ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे उसको एक ही तरीके से सीखें। मटेरियल एक ही है बट ऑल ऑफ देम दे विल बी लर्निंग इन डिफरेंट वेज, क्योंकि ये लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। ठीक है। कुछ विजुअल होते हैं, कुछ कैनेस्थेटिक होते हैं, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स आपकी इसमें आ जाती हैं। इसमें फिर कौन सा असूल आपने जहन में रखना है? पहली बात तो यह है कि आपने लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना है, यानी लैंग्वेज का जो भी आइटम आप पढ़ा रहे हैं उसका सियाक व सबाक, अमली ज़िंदगी से ताल्लुक, उसको आप जहन में रखेंगे। फिर अगली बात ये चीज़ माने कि अगर क्लास में 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर एक बच्चा सिर्फ एक मरतबा कहने से सीख रहा है तो दूसरा एक मरतबा कहने से नहीं सीखेगा। ठीक है। ग्रेडेड मटेरियल आप यूज़ करें, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर्स की होगी। फिर ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो लर्नर्स को आगे वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज की तरफ लेके जाएं, यानी खाली ये नहीं है कि खाली जो टेक्स्ट में लिखवाया गया है दिस इज़ अ कैट, तो अब दिस इज़ अ कैट, अब दैट इज़ अ कैट भी हो सकता है, दिस इज़ अ डॉग भी हो सकता है। ठीक है। इज़ दिस अ कैट ये भी हो सकता है। तो उसको एक्सपोज करें दीगर वेराइटीज़ की तरफ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। और रियल नीड्स उनकी आप फुलफिल करें। रियल नीड्स फुलफिल होंगी तो बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें कायम होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक देयर इज द बाइलिंगुअलिज्म। तो बाइलिंगुअलिज्म मींस कि यू आर द मास्टर ऑफ 2 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। ठीक है। 2 जुबानें, 2 लैंग्वेजेस आपने एक ही वक्त में सीख रही हैं। आप एक कमांड हासिल है किसी हद तक दोनों पे। तो पहली लैंग्वेज है वो तो बच्चे की बेसिक, वो बच्चे का बेसिक एसेट है। ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइल्ड का बिल्ट इन पर्सनैलिटी है। ठीक है। आपने मदर लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना बल्कि एज अ टीचिंग टेक्निक यूज करना है। ठीक है। दोबारा इसको समझ लें, दोबारा देखें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश ही होगा, यानी हमने इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना है। इंग्लिश को उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में नहीं पढ़ाना। लेकिन एज अ टीचिंग टेक्निक हम उनकी मदर लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, यानी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मदर लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश ही होगा। ठीक है। तो एक सवाल है आपसे कि मदर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास में इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन सिचुएशन में करनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है। और अगर हम बहुत ज़्यादा मदर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे क्लास में और इंग्लिश को पीछे छोड़ देंगे, उसका क्या नुकसान होगा। तो आई विल वेट योर कमेंट्स। वीडियो के आखिर में नीचे जो कमेंट्स की जगह बनी हुई है तो वहाँ पे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक हो गया जी।
चलें, तो ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। ओके, नाउ बाइलिंगुअलिज्म के बारे में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो इसके फायदे हैं वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअलिज्म होते हैं उनका प्रोसेसिंग का अमल तेज होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग मीन्स कैसे है कि वो फौरी तौर पे, अच्छा मैं स्कूल जाता हूँ, एकदम अच्छा जाता हूँ, हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ओके आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं एक लैंग्वेज को दूसरे के साथ। इसी तरह वो लैंग्वेज को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं दो लैंग्वेजेस को। ठीक है, और जिनकी मदर लैंग्वेज अच्छी तरह डिवेल्प होगी उनकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो इजीली उसको सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोड स्विचिंग आ गई है, तो कोड स्विचिंग ये भी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। ठीक है, इसी तरह ये लैंग्वेज की डिफिकल्टी को कंपनसेट करती है। कैसे, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज था माइजर, ठीक है, माइजर कंजूस, तो अब आपने बताया उसको कि माइजर इज अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी विदाउट एनी यूज, ही यूजुअली लेविशली स्पेंड्स मनी। इतना लंबा बताने की बजाय वो उसकी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन और यानी मुश्किल हो गई है। लेकिन आपने क्या कह दिया, कोड स्विचिंग की, आपने कहा माइजर, बेटा कंजूस को माइजर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये आपने कंपनसेट कर दिया, उसको कम्प्लेक्सिटी से बचा लिया। अगली बात जो आती है वो ये कहते हैं कि जो अगर आप बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली आप बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एजुकेशन सेटअप में बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं तो बेसिकली आप उस बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, आप उसे कहते हैं नहीं बेटा उर्दू में या पंजाबी में या सिंधी में तो तुमने बात ही नहीं करनी, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, तो क्या होगा कि वो जो कहना चाहेगा वो भी नहीं कह सकेगा। ठीक है, ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर बाइलिंगुअलिज्म वाले बच्चे जो हैं तो वो इसमें ट्रांसलेशन में माहिर होते हैं। इस तरह लिटरल ट्रांसलेशन में उनकी गलतियां कम होती हैं, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और वो वेराइटी ऑफ टास्क्स उस पर फोकस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, चलें ये खुद समझ लीजिएगा, दिस इज द इंग्लिश। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अ प्रोग्राम, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टिव है लाजमी बात है, कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी हम काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स वो एक बेसिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आप वेरियस सिचुएशंस में कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, बेसिक पर्पस आपका कम्युनिकेशन है। और इसी तरह लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की इंट्रोडक्शन जो आप उसमें कर सकते हैं तो उसमें आपका यूज़ हो सकता है। यानी पहले आपका कम्युनिकेशन पर्पस था, अब आपने समझ लिया कि बच्चे उस चीज़ को समझ गए हैं तो आप इंग्लिश लिटरेचर भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक हो गया। फिर आगे इसमें रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स आ गया, तो इसमें बेसिकली हम ज़्यादा फोकस करेंगे टीचर के रोल को। ठीक है, स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट का रोल ये है कि अगर टीचर का रोल अच्छा है तो स्टूडेंट का रोल खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि टीचर ने इफेक्टिव टीचिंग करनी चाहिए, उनका रोल है, और अच्छे ताल्लुकात, गुड रेपो विद द स्टूडेंट्स ये आपने कायम करनी है। ठीक है, गुड रेपो, अब ये नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे देंगे, वो काम करके नहीं आ रहे, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये नहीं होती रेपो। रेपो क्या होती है कि आप उनकी ज़रूरियात को समझें। ठीक है, यानी बच्चे के दरमियान आपका और स्टूडेंट का ऐसा रब्ता हो, ऐसा रिश्ता हो कि वो इस वजह से काम करे कि अगर मैंने काम ना किया तो मेरे टीचर नाराज़ होंगे। ठीक है, एक अदब का यानी वो खौफ का रिश्ता ना हो। फिर इसी तरह कमांड और सब्जेक्ट ज़रूरी चीज़ है। फिर इसी तरह आपके जहन में वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स हो। ठीक है, खाली ये नहीं है कि बस ये सिलेबस कवर करवाना है, बस वो इट्स ओके। सारे बच्चों के पर्सनल डिफरेंसेस जहन में रखते हुए आप उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल रखें। फिर पर्सनल क्वालिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ ये रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों, चूँकि यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। तो कोई भी अगर हमारी ज़ुबान से गलत लफ्ज़ निकलेगा, गलत कमेंट्स निकलेंगे आप पेरेंट्स के बारे में, अपने कोलीग्स के बारे में, अपने स्कूल हेड्स के बारे में, तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा स्टूडेंट्स पे। देन आगे इसमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम करवाना है बच्चों के लिए। उसमें ये नहीं है कि बस जो कुछ करना है टीचर ऑल इन ऑल हो,
आप जो कुछ भी करते हैं तो वो एक मशवरे के साथ, सपोज आपने क्लास की सेटिंग चेंज करनी है तो आप बच्चों से पूछें कि बेटा आज हम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है, विच टाइप ऑफ चार्ट्स शुड बी देयर इन आवर क्लास, हाउ कैन वी मेक दिस लेसन मोर इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ें जब होंगी तो स्टूडेंट्स भी अपने आप को उस क्लास का हिस्सा समझेंगे। फिर मैंने सब्जेक्ट मैटर को आपको बता दिया, उस पर आपको कमांड हो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, पेडागोजी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और मोटिवेशन, टीचर का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी शोबे में अगर आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो आप खुद सोचें कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने आपको किसी भी लम्हे मोटिवेट किया था, आज तक आपको उनकी आवाज़ भी याद है, आपको उनके चेहरे भी याद है, ठीक है, नो मैटर उस बात को 20 साल 25 साल 30 साल गुजर चुके हों, ठीक है, और आज भी आपके उनके लिए रिस्पेक्ट आपके जहन में मौजूद है। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है टीचर का। फॉर दैट रीज़न मोटिवेशन आपने बच्चों की करनी है। फिर इसी तरह जो अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लर्निंग को एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस समझते हैं। बस उनका मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को बस किताब पढ़ानी है, रटा लगाना है, बोर्ड के पेपर में अपीयर होगा, फर्स्ट डिवीजन ले लेगा, फर्स्ट पोजीशन ले लेगा, दैट्स इनफ। वो इस तरह सिखाते हैं कि ये बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और इसी तरह आपने सिचुएशन को डायग्नोज करना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायग्नोज? डॉक्टर के पास जाते हैं ना जी, बुखार है, तो डॉक्टर क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं अच्छा खाया क्या था, थके हुए तो नहीं है, कहीं सफ़र करके तो नहीं आए। ही फाइंड्स आउट द रीज़न कि व्हाट्स द रीज़न ऑफ दिस टेम्परेचर। तो इसी तरह अगर आपको क्लास में बच्चों के लिहाज से, क्लास के लिहाज से कोई ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है तो आपने क्या करना है, आपने उसको डायग्नोज करना है, समझना है, ठीक है, और फिर अपना प्रोफेशनल नॉलेज आपने यूज़ करना है ताकि उस मसले को हल करें। और दूसरी बात यह है कि उन बच्चों की लर्निंग को बढ़ा सकें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। देन आपकी पर्सनैलिटी, जो टीचर की ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कुलीग के साथ, तो पहली बात यह है कि आपका नॉलेज और आपके बिलीव्स टीचर के बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, ठीक है। एज अ टीचर किसी भी किस्म का ग्रज और किसी भी किस्म की, जिसको आप कहते हैं प्रेजुडिस, वो नहीं होना चाहिए। ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन, सेक्ट, बच्चों की ज़ात के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, उनके सोशल बैकग्राउंड के लिहाज से किसी भी किस्म के ग्रजेस टीचर के माइंड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और टीचर इज़ अ लीडर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, ठीक। और आपने डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करनी है उन स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने एक ख़ास मॉडल, जो मॉडल आपके जहन में होगा जो सूटेबल है, वो आपने डिवाइस करना है। फिर आगे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ऑफ टीचिंग आ जाती है। तो टीचर्स क्या है, ये एज ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं वर्क इन्वायरमेंट में, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के तौर पे आप उसको टैकल करें, हैंडल करें, बजाय इसके कि हर चीज़ पे आप क्रिटिसाइज़ करते रहें। कोई भी सिचुएशन होती है तो आप उसको बेहतर मैनेज करें। फिर इस तरह लीडरशिप क्वालिटी टीचर्स के कैरियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लीडरशिप ये नहीं है कि उन्होंने पूरे स्कूल की में लीडरशिप दिखानी है। क्लास के मामलात में, बच्चों से डीलिंग के मामलात में, पेरेंट्स को कैसे आप डील कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से जो कि हम बात कर रहे हैं, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। एक आपने लेसन करवाया, पता चला कि क्लास में बच्चों को समझ नहीं आई। अब ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि आप उसके लिए वो मज़ीद बेहतर तरीके से कैसे उस लेसन को डिलीवर करेंगे ताकि वो सब स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ऑफ टीचिंग आपका आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपके कोलीग्स के साथ रिलेशन है, प्लानिंग आपकी होनी चाहिए एज अ होल, जो आपके गोल्स हैं, कॉमन गोल्स, और एग्रीइंग ऑन कॉमन गोल्स, यानी आपके ज़हन में कोई और बात है, आपके कोलीग्स कुछ और बात कहते हैं, तो आपने एग्री भी करना है, यानी हमेशा अपनी बात ही नहीं मनवानी होती, ठीक है। आपके रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे हैं, ठीक है जी। तो अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और ये अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। सिंपली अपना नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें, क्वेश्चन लिखें एंड इंशाअल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।